आज के इस वीडियो का टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज रिगार्ड टू क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटरीज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होती है और क्रेडिटर्स के लिए और कंट्रीब्यूटरीज के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तरफ। जब कंपनी के लिक्विडेशन का प्रोसेस रन किया जाता है, जब कंपनी को खत्म करने का प्रोसेस रन किया जाता है कोर्ट के ऑर्डर पर, तो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर हायर किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है जिसका काम होता है कंपनी को लिक्विडेट कराना, कंपनी को खत्म करवाना। तो उस ऑफिशियल लिक्विडेटर ने एक स्टेटमेंट बनानी होती है जिस स्टेटमेंट में उसने डिटेल ऑफ कंपनी के एसेट की डिटेल्स और कंपनी की लायबिलिटीज की डिटेल्स देनी होती हैं। इस स्टेटमेंट को कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी को खत्म करने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी। अब यहाँ पर डिटेल्स ऑफ एसेट में क्या होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की कि वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड निकालना है। सबसे पहले जिस तरह प्रोसेस में ही सबसे पहले ये देखना था कि एसेट की वैल्यू क्या थी उसको सेल करने के बाद। उसके बाद इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो लिक्विडेटर है उसने ये लिखना है कि कितनी अमाउंट की लायबिलिटीज लिक्विडेटर ने पे कर दी हैं। उसके बाद जब उसने वैल्यू ऑफ एसेट्स भी लिख दिया, लायबिलिटीज भी उसने पे कर दी, अब अगर देखना है कि कोई सरप्लस है या कोई डेफिसिट है, मतलब अगर तो एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है लायबिलिटीज की वैल्यू से, तो इसका मतलब है कोई सरप्लस है। अगर एसेट की वैल्यू कम है और क्रेडिटर्स को जो अमाउंट पे करनी है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो कंपनी के पास डेफिसिट होगा। इन दोनों सूरतों में क्या करना है ये फिर लिक्विडेटर को कोर्ट बताएगा। अगर तो सरप्लस है तो वो फिर क्या होगा कि शेयर होल्डर्स की तरफ चला जाएगा, और डेफिसिट के केस में कोर्ट ऑर्डर करेगा कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो इसको कवर अप करें और कंपनी की तमाम लायबिलिटीज को पे करें। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज कि एक कंपनी है एबीसी कंपनी, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि एबीसी कंपनी के एसेट्स जो हैं वो 10 मिलियन रुपीस के हैं और लायबिलिटीज जो हैं वो 8 मिलियन रुपीस की हैं। हमने कहा था जब एसेट्स लायबिलिटीज से ज्यादा होंगे तो एक सरप्लस होगा जिसे हम कह देते हैं कि वो 2 मिलियन रुपीस का सरप्लस है। अब अगर ये सरप्लस है तो ये शेयर होल्डर्स में तकसीम हो जाएगा, शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देगा लिक्विडेटर। लेकिन अब हम एज्यूम करते हैं कि अगर एसेट 10 मिलियन रुपीस के हैं लेकिन लायबिलिटी जो है वो 12 मिलियन रुपीस की है, तो अब यहाँ पर जो 2 मिलियन रुपीस का डेफिसिट आएगा इसको भी कवर शेयर होल्डर्स ही करेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स अगर प्रॉफिट में हिस्सा रखते हैं तो लॉस भी शेयर होल्डर्स को इसी तरह से बियर करना पड़ता है। अब हम एक स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज को किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिक्विडेटर रिकॉर्ड करेगा। उसके लिए यहाँ पर एक कंपनी दी गई है स्टार लिमिटेड कंपनी, जिसके लिए रिक्वायर किया गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है हमने स्टार लिमिटेड कंपनी के लिए, जिसके लिए यहाँ पर डेटा प्रोवाइडेड है। तो डेटा हम पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू स्टार लिमिटेड विच गोज इनटू लिक्विडेशन अंडर द कंपल्सरी ऑर्डर ऑन 31 दिसंबर 2018। हमने बात की थी कि लिक्विडेशन तब होगी जब कोर्ट जो है वो कंपल्सरी ऑर्डर करेगा, या तो फिर जो उसके मेंबर्स हैं वो खुद या क्रेडिटर्स इसको डिसॉल्व करना चाहें। तो यहाँ पे एक कंपल्सरी ऑर्डर आ गया है 31 दिसंबर 2018 को कि अब वाइंड अप कर दिया जाए, जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मतलब यहाँ पर तमाम जो हैं वो एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड डेटा गिवन है। उसके बाद ये कहा जाता है देयर इज अ क्लेम ऑफ 15,000 ऑफ डैमेजेस एंड सेटल 10,000, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट इज एज फॉलोज। यहाँ पे एक क्लेम था 15,000 रुपीज का डैमेजेस का और सेटल किया गया 10,000 रुपए। इसको भी हम देख लेंगे। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है वो है 10,500 रुपीज, जबकि जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक जो सन्ड्री डेटर्स हैं वो 12,000 रुपए के हैं।
जो बिल्डिंग है वो 1,10,000 रुपए की है एस्टिमेटेड वैल्यू, जबकि यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग 90,000 रुपीज की है। इसी तरह से मशीनरी की एस्टिमेटेड वैल्यू चेंज है, जबकि यहाँ पे 85,000 है और यहाँ पर 65,000। इसी तरह से फर्नीचर 21,000 रुपए और यहाँ पर 30,000 रुपए का शो हो रहा है। हमने देखना है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम किस तरह से एस्टिमेटेड वैल्यू को और साथ ही साथ किस तरह से जो कंपनी का रिकॉर्ड है उसको एडजस्ट करेंगे। तो अब चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का नेम मेंशन है जो कि है स्टार लिमिटेड। उसके बाद वो स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर हमने बनाना है एज रिगार्ड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग जिनके पैसे कंपनी ने देने होते हैं, और फिर साथ में ड्यूरेशन, जिस टाइम पीरियड के लिए ये स्टेटमेंट बन रही है। तो यहाँ पर एज ऑन 31 दिसंबर 2018 पर ये बन रही है, तो उस डेट को हमने इधर मेंशन कर दिया। ये डेट क्यों मेंशन की है? क्योंकि अगर हम देखें तो ऑर्डर 31 दिसंबर 2018 के आए हैं, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी इसी तारीख पर बनेगी। यहाँ पर ग्रॉस लायबिलिटीज आ जाएंगी कि ग्रॉस में कितनी लायबिलिटीज दी गई हैं, मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है जो कि इस टेबल में दी गई है, जो कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है, वो यहाँ पर आ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ लायबिलिटीज आ जाएंगी। यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू रैंक के रैंक के मुताबिक कितनी वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर लिख देना है। साथ ही साथ यहाँ एसेट्स आ जाएंगे और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस के एसेट कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिस्ट ए आ जाएगी, जिसके लिए हम नीचे वर्किंग कर लेंगे। तो वर्किंग 1 जो होगी वो हमारी लिस्ट से रिलेटेड होगी, जिस वर्किंग को हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज रिगार्ड टू कंट्रीब्यूटरीज भी हमने बनानी है। कंट्रीब्यूटरीज बेसिकली कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी को बनाने में कंट्रीब्यूट किया होता है, उनको शेयर होल्डर्स और कंट्रीब्यूटरीज भी कहते हैं। तो क्योंकि हमने देखा था कि अगर सरप्लस आ रहा था तो वो कंट्रीब्यूटरीज की तरफ जाना था, तो उससे रिलेटेड भी हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है। तो यहाँ पे अब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमने लिस्ट ए बनानी है। लिस्ट ए में हमने वो तमाम क्रेडिटर्स लिखने हैं जो कि अनसिक्योर्ड होते हैं। इन लिस्ट को हमने याद रखना होता है, और जब इन लिस्ट को फिर देखा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, उसके थ्रू भी हमें पता चल जाता है कि वो क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट ए में। अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की ग्रॉस वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पे अगर हम आए तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स यहाँ पर हैं जो कि 50,000 रुपीज के हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कुछ उससे रिगार्डिंग क्लेम भी है। क्लेम और डैमेजेस जो हैं वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे 15,000 का क्लेम था जो कि सेटल 10,000 किया था। तो जो पहली वर्किंग हम कर लेंगे वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिस्ट ए के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को लिख देंगे, जिनकी जो ग्रॉस वैल्यू थी वो थी 50,000 रुपीज की, और इसके रैंक के मुताबिक भी ये 50,000 रुपीज ही आएगा। मतलब इसके एस्टिमेटेड वैल्यू भी इतनी ही होगी क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती। उसके बाद क्लेम फॉर डैमेजेस देखें तो 15,000 का एक क्लेम था डैमेजेस के लिए, जिसमें ये कहा जाता है कि 10,000 का क्लेम जो है वो रिकवर कर दिया गया है। अब इसका अगर हम टोटल करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्रॉस में आ जाएगा 65,000, लेकिन एक्चुअल जितना है वो हो जाएगा 60,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो ग्रॉस में हमने लिख देंगे, ग्रॉस की जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे 65,000 रुपीज की, लेकिन जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जिसको हमने एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसको रैंक करेंगे तो वो 60,000 रुपीज की आएगी, क्योंकि क्लेम सिर्फ और सिर्फ जो है सेटल 10,000 रुपीज का होगा। इसलिए यहाँ पर 50,000 की पहले थे और 10,000 का क्लेम एक्सपेक्टेड टू रैंक में 60,000 आ रहा है, मतलब कंपनी ने 60,000 की लायबिलिटी को पे करना है। उसके बाद लिस्ट ए के बाद हम आ जाएंगे लिस्ट बी पर। लिस्ट बी में अब यहाँ पर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और नेक्स्ट में हम अनसिक्योर्ड थे सॉरी लिस्ट ए में, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। तो अगर हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरफ आए तो वो हम देख सकते हैं कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो थे वो थे 60,000 रुपीज के। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि इनर कॉलम में लिख देंगे कि 60,000 रुपीज के फुली सिक्योर्ड थे। उसके बाद हम देख लेंगे
कि एस्टिमेटेड कितने थे। तो अगर हम एस्टिमेटेड की तरफ आए तो हम देख सकते हैं कि जो प्लांट मशीनरी से रिलेटेड है वो है 65,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि जो एस्टिमेटेड है यहाँ पे हम लिख देंगे कि एस्टिमेटेड कितने थे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, तो वो थी हमारे पास 65,000 रुपीज जितनी वैल्यू मशीन की थी। तो अब अगर हम देखें तो एस्टिमेटेड कम है जबकि फुली क्रेडिटर्स ज्यादा शो हो रहे थे। तो यहाँ पे एक सरप्लस आ जाएगा जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा, जो सरप्लस है वो 5,000 रुपीज का आ जाएगा। और यहाँ पे हमने ग्रॉस लायबिलिटी लिखनी है, तो ग्रॉस लायबिलिटी वो जो कि यहाँ स्टेटमेंट में शो हो रही है जो कि 60,000 रुपीज की है, उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इस तरह से हमने लिस्ट ए और लिस्ट बी देख ली, जिसमें लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और लिस्ट बी में फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे। उसके बाद हम चलेंगे और देखेंगे कि लिस्ट सी में जो है वो कौन से क्रेडिटर्स आते हैं। तो सबसे पहले अनसिक्योर्ड थे, फिर सिक्योर्ड, और अब हमारे पास आ जाएंगे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो आधे सिक्योर्ड हैं और आधे नहीं हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कोई भी हमारे पास नहीं है जिनको यहाँ पर मेंशन किया गया हो कि जो पार्टली सिक्योर्ड है। तो हम पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं लिस्ट डी की तरफ। तो लिस्ट डी भी जो है वो लायबिलिटी से रिलेट करती है, जिसमें हमने क्या लिखना होता है कि कितने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं कंपनी के पास एज पर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कितने उसके पास प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको कंपनी ने सबसे पहले पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ पर अगर हम चलें तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं वो 20,000 रुपीज के हैं और इससे रिलेटेड यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं दी हुई। तो इसका मतलब है कि जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की वैल्यू है यही इसकी ग्रॉस और यही इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है। और हमने वैसे भी बात की थी कि लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो उतनी ही रहती है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को मेंशन कर दिया है। तो अब हम चलते हैं लिस्ट D1 की तरफ। और अब लिस्ट D1 में क्या होता है कि ये भी हमारे पास प्रेफरेंशियल ही होते हैं क्रेडिटर्स जो कि डिबेंचर से रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम डिबेंचर्स को देखें तो वो यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं जिनमें 50,000 रुपीज डिबेंचर्स के हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस में भी हम लिख देंगे 50,000 रुपीज की लायबिलिटी है और फिर रैंक में भी लिख देंगे कि 50,000 रुपीज की लायबिलिटी आ रही है। और ये हम इनर कॉर्नर में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं है बल्कि ये इसकी अपनी वैल्यू है जो हमें ग्रॉस में शो हो रही है। अगर कोई स्पेसिफिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू आती तो हम लिखते, जिस तरह से यहाँ पे हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए मेंशन की थी। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर देख लेना है कि और तो ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है जिसको हमने यहाँ मेंशन करना हो। तो हम देख सकते हैं कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, इन तमाम को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और साथ ही साथ जो 15,000 रुपए का डैमेज था उसके क्लेम को भी यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसको यहाँ वर्किंग में हमने कंसिडर किया था। तो यहाँ पे जो लायबिलिटीज से रिलेटेड लिस्ट हैं वो 4 लिस्ट हैं, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी, लिस्ट D1। तो यहाँ तक हमने लायबिलिटीज की लिस्ट को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट ई जो है वो एसेट से रिलेट करती है, तो उसके रिगार्डिंग हम किस तरह से यहाँ पर रिकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से वो एसेट के लिए तमाम लिस्ट को कंप्लीट कर सकती है।